दोस्तों नमस्कार, मैं बी आर सैनी, केमिस्ट्री लेक्चर। दोस्तों सैंडल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो सीनियर क्लास की केमिस्ट्री है। उसमें आज एक नया चैप्टर चालू करेंगे। सबसे सरल चैप्टर है, इजी है और परीक्षा दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, जो एक सामान्य से स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सकता है। हमने एक बार ऑर्गेनिक को स्टोरेज किया है, क्या कि ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस हैं उनको हम घुस के जहां तक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम जो बात करेंगे वो अपने पास से आज हम पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऐसा कहें फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो एकदम से अच्छा, इजी और मैं कहूं कि समझने में काफी सरल है। ठीक है, चैप्टर संख्या 9 की बात करेंगे। जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हिंदी में अर्थ होता है सहसंयोजी या सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक, ये अपने पास चैप्टर संख्या 9 है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। इस बोर्ड में 3 नंबर के सवाल इसमें से आते हैं। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर होता है उसमें से 3 नंबर के सवाल इसमें आते हैं और 3 नंबर का जो डिवाइडेशन है वो 1+2 का है। क्या है? 1+2 का डिवाइडेशन है। एक सवाल 1 नंबर का आता है और एक सवाल आता है 2 नंबर का आता है। अब इसमें से जो एक सवाल है 1 नंबर वाला है एकदम से छोटा सा आता है। कई दफे तो नॉर्मल इसका किसी यौगिक का आयुर्वेद नाम पूछ लेते हैं, कई दफे कोई डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कई दफे कोई सूत्र पूछ लिया जाता है और 2 नंबर का है उसमें थोड़ा सा अपने को रीजन देना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को चालू करें इससे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में 2 बातें, सामान्य सी बातें जान लेते हैं। देखो, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम केमिकलों का अध्ययन करते हैं, अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर का यानी परमाणु स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। उन सभी के बारे में प्रकृति में वर्जन सभी प्रकार के यौगिक, चाहे कार्बनिक हो और चाहे अकार्बनिक हो, सभी प्रकार के यौगिकों का अध्ययन हम रसायन शास्त्र में करते हैं या केमिस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, तो हम किसका अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री में? रसायन शास्त्र में हम अध्ययन करेंगे, चाहे अपने पास कार्बनिक यौगिक रहे और चाहे अकार्बनिक यौगिक रहे, उनके गुण क्या हैं, उनके उपयोग क्या हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का अभिप्राय है जो यौगिक होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कार्बनिक होते हैं और एक कौन से होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? कार्बन। इसमें कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है। एक तो क्या होता है? कार्बन, जिसका अभिप्राय क्या है? इसमें कार्बन क्या है? मुख्य रूप से पाया जाता है, वो तो होते हैं कार्बनिक। और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो होते हैं अकार्बनिक। तो कहने का अभिप्राय जो यौगिक हैं उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटेंगे। एक तो कौन सा बांटेंगे? कार्बनिक में, और एक बांटेंगे अकार्बनिक में। कार्बनिक में कार्बन का होना अनिवार्य है और इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो इन यौगिकों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अकार्बनिक के बारे में चर्चा हम करेंगे, इसमें कार्बन नहीं होता है और उनका हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, अकार्बनिक कंपाउंड होते हैं, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अकार्बनिक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। याद रहे कितने प्रकार के होते हैं कार्बनिक यौगिक अपने?
आपको याद रखना है कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। कौन होंगे? अकार्बनिक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। कौन सी यौगिक? अकार्बनिक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला नंबर 1 साधारण लवण। पहला कौन सा है? साधारण लवण। साधारण लवण जिसको हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट। दूसरा द्विक लवण, डबल सॉल्ट। दूसरा कौन सा? द्विक लवण, डबल सॉल्ट। और तीसरा हमारे पास है संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक। तो देखो ध्यान देना दोस्तों, अभी हमने क्या कहा कि जो अकार्बनिक यौगिक है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अकार्बनिक यौगिक? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन होते हैं? अकार्बनिक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला साधारण लवण जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट। ठीक है, दूसरा अपने पास है द्विक लवण जिसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। द्विक लवण, डबल सॉल्ट। और तीसरा अपने पास है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कौन सा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तीसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। पहला कौन सा है? सिंपल सॉल्ट है, साधारण लवण। दूसरा कौन सा? द्विक लवण, डबल सॉल्ट। और तीसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी मैं ऐसा कह दूं संकुल यौगिक। याद रह जाएगा, पहला कौन सा? साधारण, दूसरा द्विक और तीसरा संकुल कंपाउंड। याद रह जाएगा। अब एक एक के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण लवण की बात करते हैं। हम बात करते हैं साधारण लवण क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सॉल्ट। साधारण लवण, सिंपल सॉल्ट। सबसे पहले सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी इसका निर्माण कैसे होता है। सिंपल सॉल्ट का निर्माण कैसे होता है, सिंपल सॉल्ट किस प्रकार से बनता है उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान देखना, इसका निर्माण है, या मैं ऐसा कहता हूं इनका निर्माण क्या सिंपल धनायन और सिंपल ऋणायन से होता है। या मैं ऐसा कहता हूं एक धनायन, इनका निर्माण क्या होता है? एक धनायन व एक ऋणायन से होता है। एक धनायन और एक ऋणायन से किसका निर्माण होता है? सिंपल सॉल्ट का निर्माण किससे होता है? एक धनायन और एक ऋणायन से होता है। याद रखिएगा, जैसे मान लो मेरे पास है Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं? NaCl। ये तो धनायन हो गया और ये क्या हो गया? ऋणायन हो गया। ये तो क्या है? धनायन और ये क्या है? ऋणायन है। तो एक तो क्या हो गया? धनायन हो गया और एक कौन सा हो गया? ऋणायन हो गया। तो धनायन और ऋणायन से मिलकर क्या बना लेते हैं? साधारण लवण का निर्माण होता है। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद में हम बात करेंगे कि अपने पास जैसे नमक की बात कर ली, इसी प्रकार से मैं कह दूं K प्लस Cl क्या बना लेगा? हम क्या लिखेंगे? KCl बना लेगा। ये धनायन और ये ऋणायन। इसी प्रकार से Cu2 प्लस प्लस SO4 माइनस, तो ये भी क्या है? कॉपर सल्फेट है। ये भी क्या है? एक तो कॉपर धनायन है और सल्फेट क्या है? ऋणायन है। तो दो प्रकार के हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? वे यौगिक जिनका निर्माण एक धनायन और एक ऋणायन से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? साधारण लवण कहा जाता है। अब देखो इस साधारण लवण को जल में, या साधारण लवण जल में विलय होते हैं, यानी जल में घुल जाएंगे।
जल में घुल जाएंगे और गीला होकर जो अपने मूल आयनों में विभक्त हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय हो गया कि जो साधारण लवण है उनको अगर जल में डाल दोगे, जल में गिर दो ना, जरा पर घुल जाएगा आपस में, ठीक है। क्या जाएगा घुल जाएगा। घुलने का मतलब ये हो गया वो क्या जिनसे वो मिलकर बने हैं, मूल आयन का मतलब जिनसे मिलकर बने हैं। क्या जैसे नमक की बात में किससे मिलकर बना है, Na+ और Cl-, तो इनमें टूट जाएंगे वापस, NaCl Na+ और Cl में टूट जाएंगे। मतलब ये हो गया कि इसके जलीय विलयन है उसमें वो क्या है, सोडियम का टेस्ट दे सकता है और क्लोराइड का टेस्ट भी दे सकता है। अलग अलग क्या है, क्लोराइड के गुण भी दर्शा देगा और सोडियम के गुण भी दर्शाता है। देखो मूल आयन में विभक्त, इसका स्थायी थोड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे, ये जलीय विलयन में, ये इनका, ये नहीं इनका जलीय विलयन में स्थायित्व नहीं होता है, यानी जलीय विलयन में स्थायी नहीं होते हैं, जल में घुल गए फिर उनका स्टेबिलिटी नहीं है, ये स्थायी नहीं है। ये चीज अपने को ध्यान देना है। बात अपने को ये करनी है सबसे पहले वे यौगिक जिनका निर्माण एक धनायन और एक विनायन से होता है साधारण लवण कहलाते हैं, जैसे Na+ Cl- NaCl ये हो गए। फिर हमने कहा साधारण लवण जल में गीला होते हैं, जल में डालोगे तो ये घुल जाते हैं और जल में घुल कर क्या होता है, मूल आयनों में विभक्त हो जाते हैं। मूल आयनों में टूटने पर क्या हो गया, इनका स्थायित्व तो है ही वहां पर, वो क्या मूल आयनों में टूट ही गए तो स्थायी कहां है, उनका प्रेक्षण नहीं है, वो गल है। साधारण लवण जल में अपना स्थायित्व प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात होगी किसकी, साधारण लवण की बात होगी। एग्जांपल के रूप में हमने NaCl कह सकते हैं, KCl कह सकते हैं, FeSO4 कह सकते हैं, CuSO4 कह सकते हैं, ZnSO4 कह सकते हैं, जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन है, वो सब क्या है, साधारण लवण की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास है वो है द्विक लवण डबल साल्ट। दूसरा अपने पास है द्विक लवण या डबल साल्ट की बात करते हैं। दूसरा अपने पास है द्विक लवण या इसको आप बोलोगे डबल साल्ट। अब देखो नाम से पता चलता है, डबल का मतलब होता है दो, डबल का क्या होता है दो, और साल्ट में क्या होता है लवण, साधारण लवण के समान क्या है, दो लवण साधारण दो मिलकर आपस में क्या होता है, इस डबल साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हम ऐसा कह देंगे इस प्रकार के लवणों का निर्माण, इस प्रकार के लवणों का निर्माण, इस प्रकार के लवणों का निर्माण क्या होगा, इससे होगा दो या दो से अधिक साधारण लवणों से होता है, साधारण लवणों से होता है। याद रखने वाली बात है क्या, जो डबल साल्ट है उनका फॉर्मेशन, डबल साल्ट का निर्माण है वो किससे होगा, दो या दो से अधिक साधारण लवणों से होगा। दो या दो से, या दो तो नहीं होना चाहिए, या दो से क्यों होना चाहिए, ज्यादा रेंगा बांस आपस में जुड़ के बना ले वो डबल साल्ट को फॉर्मेशन करेगा। अब बात यह है कि ये जल में गिरा गुणी गुणी, तो आपका बात करेगा ये भी क्या है, जल में गिरा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये यानी द्विक लवण ये जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं। ये भी जल में क्या है, घुल जाते हैं, जल में घुलने वाले हैं, जल में घुल जाएंगे। और फिर क्या लिखें, जल में वियोजित होकर तीन प्रकार के आयनों का निर्माण करते हैं, आयनों का निर्माण
करते हैं जिनमें से दो धनायन व एक ऋणायन होता है। जिनमें से क्या होगा, दो तो धनायन होंगे और एक क्या होगा, ऋणायन। देखो इसका तात्पर्य समझो। सबसे पहले हमने कहा इस प्रकार के लवणों का निर्माण दो या दो से अधिक साधारण लवणों से होता है। दो या दो से अधिक साधारण लवण मिलकर क्या है, इनका निर्माण कर लेंगे। दूसरा, जल में मिला होता है। अगर जल में डालोगे तो ये वियोजित होकर तीन प्रकार के आयन बनाएंगे। वियोजित होकर कितने प्रकार के आयन बनाएंगे, तीन प्रकार के आयन बनाएंगे। तीन प्रकार के आयनों में से आपको पता आयन तो दो होते हैं, धनायन और ऋणायन। यहाँ तीन प्रकार है, उनमें से दो तो धनायन होंगे और एक क्या होगा, ऋणायन होगा। दो तो क्या होगा, धनायन, और एक क्या होगा, ऋणायन होगा। एक तो क्या होगा, ऋणायन, और एक क्या होगा, धनायन। अब देखो बात ये है, जल में डालने के बाद वियोजित हो गए। जल में डालते क्या हो गया, वियोजित। क्या इनका स्थायी तो रहा जल में, क्या स्थायी है जल में, तो नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, ये भी जल में अपना स्थायित्व खो देते हैं, अस्थायी होते हैं। मैं कहता हूं अपना स्थायित्व है खो देते हैं या अस्थायी होते हैं। जल में स्थायी नहीं होते, जल में अपना खुद का मूल है, मूल अपना गुण प्रदर्शित नहीं करते। जल में डालते ही क्या है, ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं और आयनों का परीक्षण दे देते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं साहब, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल, उनकी बात करते हैं साहब। क्या, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिटकरी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, फिटकरी। अब अपने को फिटकरी का फॉर्मूला आना चाहिए। अब नाम तो मेरे को भी याद है कि फिटकरी है, लेकिन फिटकरी का फॉर्मूला जब अपने को नहीं पता चलेगा तो हम ये नहीं बता सकते कौन से तो दो धनायन है और कौन सा एक ऋणायन है। तो फिटकरी का सूत्र होता है क्या, K2SO4 Al2SO4 के 3.24H2। ये किसका फॉर्मूला है, फिटकरी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बेटा, फिटकरी का फॉर्मूला है। ये क्या है, फिटकरी है, इसका फॉर्मूला। अब देखो इसमें देखो दो साइड है, क्या साधारण लवण दो है क्या, तो ये देखेंगे दो। हमने ऊपर लिखा है इस प्रकार के लवणों का निर्माण दो या दो से अधिक, तो आपने को याद रखना कम से कम दो तो लवण होने चाहिए। तो दो है क्या, एक तो K2SO4 है और एक Al2SO4 की थली है। दो प्रकार के जल अपने आप में क्या उदासीन, ठीक है। दो प्रकार के लवण प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, द्विक लवण है। कैसा है, द्विक लवण है। ये कैसा है, द्विक लवण है। ये डबल स्टैंड का एग्जांपल। अब अगर इसको जल में डाला जाए, जलीय विलयन की बात करें, जलीय विलयन है, उसमें क्या होगा, आयन, ये अपने आयनों में विभक्त होगा। आयन क्या बनेगा, एक तो क्या बनेंगे, दो तो क्या बनेंगे, K+ बनेंगे। दो तो देखो K2 है ना, ये बन जाएगा। एल्यूमिनियम क्या बन जाएंगे, दो ही Al3+ बनेंगे। और यहाँ पर भी क्या है, सल्फेट है, यहाँ पर भी क्या है, सल्फेट। एक ही क्या बन जाएगा, SO4 2- कितने हैं, 3 तो ये रहा, एक ये रहा, टोटल कितने हो गए, 4 बन गए। तो मेरे कहने का अभिप्राय ध्यान देना, दो प्रकार के धनायन, ये तो दोनों क्या हो गए, दो प्रकार की क्या है, धनायन है। और ये कैसा है, ऋणायन है। ये कैसा बेटा, ऋणायन है, ठीक है। तो मेरे कहने का अभिप्राय देखो, दो धनायन और एक ऋणायन हो गया। अब दो धनायन कौन कौन से हैं, एक तो पोटेशियम आयन है, एक एल्यूमिनियम है। एक तो कौन सा है, पोटेशियम है, और एक कौन सा है, एल्यूमिनियम। और साथ में क्या है, सल्फेट आयन भी है। SO4 में ये कैसा है, ऋणात्मक आयन है। ये कैसा है, ऋणात्मक आयन है। तो जल में डालते ही किसमें बदल गया, इनमें बदल गया। तो क्या इसका स्थायित्व रहा जल में डालने के बाद में, ये ऐसा प्रेजेंट है, तो आप कहोगे नहीं है, ऐसा प्रेजेंट नहीं है। तो कैसा, हम क्या कहेंगे, जल में अपना स्थायित्व खो देते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल जो अपने प्रैक्टिकल में भी काम आता है, जिसको हम बोलते हैं मोल लवण। दूसरा एग्जाम्पल ऊपर लिख लेता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल जैसे आपने माना कि अपने कम समझ में आता है, तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, मोहर लवण, जिसको हम बोलते हैं FAS। ठीक है, इसका सूत्र है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट डॉट क्या आ जाएगा, NH4 की क्या आ जाएगा 2SO4 डॉट, कितना जल है अपने पास, उसके 10 जल के अणु है, 10H2O रहेगा। ये अपने पास क्या है, मोहर लवण, इसका पूरा नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं FAS। अब देखिए इसके नाम से पता चल रहा है फेरस और अमोनियम, ये दो तो क्या है धनायन, और ये कैसा है ऋणायन। ये दो तो क्या है धनायन और ये क्या है ऋणायन। कैसे पता चलेगा, इसका जलीय विलयन, जल में डालो, हम लिखेंगे जलीय विलयन। जलीय विलयन में कौन कौन से अणु बनेंगे, यहां इसका आयनीकरण के अंदर Fe2+ SO4 एक तो क्या बनेगा Fe2+ बनेगा, क्लियर। और एक क्या बनेगा, यहां अमोनियम है तो NH4 प्लस, इसका नाम क्या है अमोनियम, दो तो ये बन गए, और साथ में क्या बन जाएगा ये और ये सेम है तो लिखेंगे SO4। तो दो तो क्या बन गए अमोनियम आयन, दो तो क्या बन गए धनायन, एक तो कौन सा फेरस और एक कौन सा है अमोनियम, और एक क्या बन गया सल्फेट आयन बन गया, एक क्या बन गया सल्फेट आयन बन गया। देखो ये तो फेरस है, अगर इसके स्थान पर ये आता तो हम क्या बोलते हैं फेरिक बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं हम फेरिक एसिड। याद रहे Fe3+ को फेरिक कहा जाता है और Fe2+ को क्या कहा जाता है फेरस कहा जाता है। Fe3+ को क्या कहते हैं फेरिक और Fe2+ को क्या कहते हैं फेरस कहा जाता है। दोनों बात समझ में आ गई, दोनों प्रकार के एग्जाम्पल समझ में आ गए। आपको याद रखना है डबल साल्ट का अगर जलीयोजन कराओगे 3 प्रकार के आयन बनेंगे, 3 प्रकार के आयनों में से 2 तो धनायन बनेंगे और एक क्या बनेगा ऋणायन बनेगा। 2 तो क्या बनेंगे धनायन बनेंगे और एक क्या बनेगा ऋणायन बनेगा। ये अपने को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में अपने पास में क्या है, थर्ड नंबर पर एग्जाम्पल लिया था हमने, वो था संकुल कंपाउंड। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिया था, पहला तो साधारण नाम था, दूसरा डबल साल्ट था और तीसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी संकुल यौगिक की बात करेंगे। तीसरा है उसकी बात करेंगे, वो है संकुल कंपाउंड। हम बात करते हैं संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या संकुल यौगिक है, इसकी चर्चा करते हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वही बात है बनाने का तरीका, जल में कैसे है, कौन कौन से आयन बनाएंगे, आयनों को किस प्रकार से देखेंगे, वो अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनका निर्माण याद रहे, इनका निर्माण क्या होगा, वही तरीका है, 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों से होता है। इनका निर्माण है वो क्या होता है, इनका निर्माण 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों के योग से होता है। इनका निर्माण कैसे होगा, 2 या 2 से अधिक साधारण लवणों के योग से होता। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे इनके जलीयोजन करेंगे, इनको जल में डालेंगे तो हम कहेंगे ये जल में आंशिक विलय है। कैसे बेटा, आंशिक विलय है, पूर्ण रूप से विलय नहीं है, आंशिक विलय, पूरे नहीं मिलते हैं, आंशिक रूप से विलय, थोड़े बहुत मिल जाते हैं, बाकी शेष रह जाते हैं। आंशिक रूप से क्या है विलय है। ठीक है, और तीसरी बात हम कहेंगे अगर जल में डालेंगे, जल में घोलने पर 2 प्रकार के आयन बनते हैं, जिनमें से
तथा दूसरा धनायन या दूसरा क्या बनेगा, धनायन बनेगा या ऋणायन, धनायन या ऋणायन होते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है जल में घोलने पर दो प्रकार के आयन बनेंगे इसमें। एक तो क्या बनेगा, संकुल आयन। इंपोर्टेंट बात ये क्या बनेगा, संकुल आयन है, और दूसरा या तो धनायन रहेगा और या फिर क्या रहेगा, ऋणायन रहेगा। पहला तो क्या रहेगा, संकुल आयन, और दूसरा या तो धनायन और या फिर क्या रहेगा, ऋणायन रहेगा। ठीक है, आंशिक रूप से इसका जलीय विलीन होता है, और जलीय विलीन में अपने मूल आयनों में विभक्ति नहीं होते। मूल आयनों में विभक्ति नहीं है, यानी हम क्या लिखेंगे, ये अपने मूल आयनों में विभक्ति नहीं होते हैं। अपने मूल आयनों में विभक्ति नहीं होते। तो एक चीज का ध्यान देना, आपसे कोई पूछ ले डबल सॉल्ट या द्विप्लवक और संकुल कंपाउंड में अंतर बताओ, कोई दो अंतर बताओ, कोई तीन अंतर बताओ, ये पूछा गया तो कैसे अंतर बताओ, ये अपने सामने है। पहला तो सहन हो गया, छोड़ दो इसको। जल में आंशिक मिला, वहां पर क्या थी, पूर्ण मिला थी। फिर हमने कहा जल में घोलने पर वहां पर दो तो धनायन और एक ऋणायन बन रहा था, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक तो संकुल आयन बन रहा है और एक या तो धनायन है या फिर एक क्या है, ऋणायन है। फिर हमने कहा मूल आयन में विभक्ति नहीं होता है, वहां पर हमने कहा था मूल आयन में विभक्ति हो जाता है। ठीक है ना, ये इनमें क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें, हमने लिखे एक एग्जाम्पल लिखे, जैसे लगा के हमारे पास है K4FeCN6, ये अपने पास एक संकुल कंपाउंड है, एक संकुल यौगिक है या उपसरसयोजी यौगिक है। इनको उपसरसयोजी यौगिक बोलते हैं। इनको जल में डालेंगे, इनका जलीय विलयन की बात करें, ये जलीय विलयन में क्या होंगे, ये तो क्या बनेगा, अलग हो जाएगा, 4K प्लस अलग हो गया प्लस FeCN6 और माइनस, ये अपने पास क्या हो गया, अलग हो गया। अब इन चीज को अपने को ये ध्यान देना है कि ये तो क्या हो गया, धनायन हो गया, और ये क्या हो गया, संकुल आयन हो गया। ये तो क्या हो गया, धनायन, और ये क्या हो गया, संकुल आयन हो गया। क्लियर? तो अपने पास हम कहेंगे एक तो क्या बनेगा, धनायन बनेगा, और एक क्या बनेगा, संकुल आयन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम अकार्बनिक यौगिकों को जो तीन भागों में वर्गीकृत किया था, पहले तो हमने साधारण लवण के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा द्वितीयक लवण के बारे में, सेकंड लवण के बारे में, डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा संकुल यौगिकों के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हम चाहें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी जान सकते हैं, उनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस क्लास को देखें। थैंक यू।